हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल ऑफ यू। एंड कल जो मैंने बात बताई थी पेरेंट्स मीटिंग में, याद रखना आपको सीरियसली लेना है 11th बोर्ड को भी। वाई मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं बोर्ड पढ़ाता, देखो मैं JEE नीट पढ़ाता होता या फिर कुछ और भी पढ़ाता होता, फिर भी ये मैं बोलता कि आपको बोर्ड को सीरियसली लेना है। वाई? बिकॉज देखो ये टेंडेंसी आप ही फॉलो कर रहे हो ऐसा नहीं है, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट, और हर एक स्टूडेंट आप में से भी हर एक नहीं फॉलो कर रहा है, लेते हैं सीरियस भी लेते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट है, मुझे नाम भी पता उन लोगों के। बट अभी अच्छे स्टूडेंट के बारे में भी नहीं, बुरे के बारे में नहीं, जनरल बात कर रही है कि आपको बोर्ड को सीरियसली लेना है। वाई? बिकॉज 11th में क्या होता है, प्रॉपर बोर्ड की एग्जाम नहीं होती है। ओके, तो उसकी वजह से क्या पता है, बहुत सारे बच्चे 11th को थोड़ा रिलैक्स रहते हैं, तो उससे क्या होगा पता है, आपका सब्जेक्ट जो होगा ना वो वीक हो जाएगा। याद रखो 11th है ना, वो आपकी प्रैक्टिस है। 12th की प्रैक्टिस 11th में होती है, 12th में नहीं होती है। तो 12th में कितने अच्छे से और कितने शार्पली आप प्रेजेंट करोगे, परफॉर्म करोगे, उन सारी चीजों का डिपेंडेंट होता है 11th के ऊपर। देख लेना आप, जो बच्चे 11th में अच्छे से अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, अच्छे से रिप्लाई दे रहे हैं, वही 12th में अच्छा करेंगे। जो 11th में रिलैक्स रह रहे हैं, उनको लगता है मैं 12th में स्टार्ट कर लूंगा, अच्छा कर लूंगा, नहीं होता है, क्योंकि उनका सब्जेक्ट वीक रह जाता है। 11th में जितना फिजिक्स अच्छे से सीख लिया, जितना फिजिक्स के अंदर साइंस अप्लाई हो रहा है, उसको कैसे डिकोड करना है, अगर आपके दिमाग में वैसी प्रैक्टिस अच्छे से हो गई तो 12th में फिजिक्स बहुत इजी लगेगा। उसी तरीके से सेम हर एक सब्जेक्ट के साथ होता है। बट अगर आप 11th में बोर्ड को सीरियसली नहीं लोगे तो 12th में आपको बोर्ड भी बहुत हार्ड लगेगा, JEE नीट भी बहुत हार्ड लगेगा। क्यों? JEE नीट के अंदर मेनली होता है थियरी, अगर आपको थियरी अच्छे से पता है तो कैलकुलेशन सारी हो जाती है। बट आप बोर्ड में सीरियसली लेते ही नहीं हो थियरी को, तो थियरी डीपली नहीं एक्सप्लेन करो, समझोगे, तो फिर प्रॉब्लम होगी ही होगी। तो आपके अच्छे के लिए मैं बोल रहा हूँ, आपको कोई पनिशमेंट या फिर कोई आपकी गलत बात बता रहा हूँ इसलिए ऐसा नहीं है। आपको अभी से हैशटैग सजेशन दे रहा हूँ, समझो, अभी से आपको वार्निंग भी दे रहा हूँ कि सीरियसली लेना स्टार्ट कर दो, अच्छे से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो। क्यों? क्योंकि जितना अच्छा आप 11th में परफॉर्म करोगे वो आपको काम लगेगा 12th के अंदर। याद रखना अभी से मेरी बात, एग्जाम हो ना हो, आपको डायरेक्ट मार्क्स मिल जाए या फिर एग्जाम होने के बाद आप अच्छा परफॉर्म करो नहीं करो, वो सारी चीजें काउंट होगी 12th में। देखते रहना, आपको अभी से नहीं पता, हम सालों से पढ़ा रहे, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, तो चलो आप समझ जाओगे, अब तो मुझे ज्यादा नहीं बताना है। तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था मोशंस ऑफ द सेंटर ऑफ मास, तो उसके अंदर है ना एक पॉइंट कहना रह गया था, मैंने सारी फोर्स तक की बात कर दी थी। याद करो ये फॉर्मूला, एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस M3, या फिर मैंने M एक ही जगह पे लिखा था, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, मास ऑफ होल बॉडी, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड मास ऑफ होल बॉडी इज इक्वल टू F एक्सटर्नल इज इक्वल टू ये होता है। चलो, तो उसके ऊपर से एक कंडीशन दिखानी बाकी थी, देख लेना, एक स्टेटमेंट में पढ़ने वाला हूँ। The center of mass is move as all the mass of the system. सिस्टम का पूरा मास was concentrated या फिर concentrated at the center of mass and all the external forces were applied at that point. इस वाली इक्वेशन से भी ये तो पता चलता है कि सेंटर ऑफ मास मूव्स एज, पूरी सिस्टम की बॉडी की मास सेंटर ऑफ मास पे ही कॉन्सेंट्रेटेड है एंड उसी की वेलोसिटी है। देखो, अगर ये मोशन सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन है और यहाँ पे मास जो है वो पूरी बॉडी का है, देखो ये मास जो है पूरी बॉडी का, पूरी बॉडी का मास है, होल बॉडी का मास है, और ये जो एक्सेलरेशन है वो CM का एक्सेलरेशन है। तो CM जैसे मूव करेगा वैसे ही पूरी बॉडी मूव करेगी एंड सारा फोर्स CM पे लग रहा हो ऐसा लगेगा। इस वाली इक्वेशन से क्लियर हो रहा है। तो इसे एग्जाम्पल के ऊपर देखना है तो वो बॉम्ब वाला एग्जाम्पल है। यहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है, यहाँ से ये ट्रेजेक्टरी है प्रोजेक्टाइल मोशन बॉम्ब की, तो यहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है, तो एक पार्टिकल इस तरफ जा रहा है, एक पार्टिकल इस तरफ जा रहा है, फिर भी सेंटर ऑफ मास अपनी ट्रेजेक्टरी नहीं चेंज करेगा। क्यों? और यहाँ पे ही गिरेगा। ओके, तो पहली चीज, फोर्स जो अप्लाई होना चाहिए वो सेंटर ऑफ मास पे अप्लाई होना चाहिए, बट बॉम्ब के केमिकल रिएक्शन की वजह से बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, और केमिकल रिएक्शन तो इंटरनल फोर्सेस है, तो इंटरनल फोर्सेस के ऊपर तो कोई भी सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चेंज नहीं होगी, वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। तो इससे क्या पता चल रहा है कि केमिकल रिएक्शन की वजह से अगर ब्लास्ट हो भी गया तो जो दो पार्टिकल जो भी दो डायरेक्शन में जाएंगे उनकी रिजल्टेंट डायरेक्शन हमारी जो पहले से तय डायरेक्शन थी वहां पे ही होगी। तो मीन्स व्हाट, सेंटर ऑफ मास इंटरनल फोर्स के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होगा,
और एक्सटर्नल फोर्स कहाँ पे अप्लाई होता है? सेंटर ऑफ मास पे ही अप्लाई होता है। अगर मैं यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स कुछ अप्लाई करता है तो मैं इसकी ट्रेजेक्टरी चेंज कर सकता था। क्लियर हो रहा है आपको? तो ये दो जो फोर्सेस, ये दो जो पार्टिकल किसी और डायरेक्शन में जा रहे हैं, उनकी भी रिजल्टेंट वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में हर बार होगी। क्लियर हो रहा है ना? तो सेंटर ऑफ मास अपनी पोजीशन या फिर अपनी ट्रेजेक्टरी नहीं चेंज करेगा जब तक उसके ऊपर कोई फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। ओके, ये छोटी सी बात एक कहनी रह गई थी। तो याद रखो, हमें क्या पता है, अगर इस वाले चौक की पूरी सिस्टम, देखो इसके अंदर चौक भी है, अगर इस वाले पूरी चौक की सिस्टम का सेंटर ऑफ मास पॉइंट ये वाला है, तो मैं इसे मूव करवाऊंगा तो पूरी बॉडी मूव करेगी। अगर मैं इसको पकड़ के मूव करवाता हूँ तो शायद ये मुड़ जाएगा, इस तरफ वेट ज्यादा इसीलिए। बट अगर मैं सेंटर ऑफ मास को एग्जैक्टली पकड़ के एक्सटर्नल फोर्स से मूव करवा रहा हूँ तो पूरी बॉडी मूव करेगी। समझ में आ रहा है मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ? चलो, तो ये हो गई, ये बात रह गई थी। आज का हमारा मेन टॉपिक है वेक्टर प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करना। वेक्टर प्रोडक्ट को अच्छे से समझ लेना। जैसे हमने 6th चैप्टर में स्केलर प्रोडक्ट को देखा था, उसी तरीके से आज हमें वेक्टर प्रोडक्ट को देखना है। ओके, चलो, आपको तो पता है ना, इस मैंने क्वालिटी डाउन करके मैं वीडियो बना रहा हूँ। थोड़े बहुत मैंने लास्ट लेक्चर में बात करके रखी है, जिसने भी वो लेक्चर अटेंड किया स्क्रीनशॉट निकाल लेना। तो आपको थोड़ी बहुत मेरी इमेज, जब मेरी मूवमेंट होगी तब मेरा, देखो ये हैंड को देखने की कोशिश करो, ये थोड़ा ब्लर दिखेगा और थोड़ा टाइम स्लैप मूवमेंट होगी, बहुत जल्दी से जा रहा हो ऐसा लगेगा। तो वो क्वालिटी डाउन होने की वजह से स्टेबिलाईजर इतना अच्छा नहीं है। अगर मैं बहुत अच्छी क्वालिटी बनाऊंगा तो स्टोरेज स्पेस कम हो जाएगी इसी वजह से। चलो कोई नहीं, आपको लिखावट अच्छे से दिखनी चाहिए और साउंड अच्छे से आना चाहिए। ओके, और वो दो कंडीशन फुलफिल हो रही है नाउ, इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि क्वालिटी आप अपनी थोड़ी हाई रखना। वाई? क्योंकि यहाँ से कोई बहुत हाई क्वालिटी का वीडियो अपलोड नहीं होने वाला है। तो आप अपनी क्वालिटी हाई रखोगे तब भी बहुत ज्यादा आपकी डेटा यूज नहीं होने वाला है। चलो, तो आज का हम पहले टॉपिक देख लेते हैं, थोड़ा सा लीनियर मोमेंटम के बारे में। फिर हमें जाना है आज का मेन टॉपिक वेक्टर प्रोडक्ट के ऊपर, लीनियर मोमेंटम। और एक बात, हमें कुछ सिलेबस कट हो गया है बट वो सारी चीजें डिस्कस तो करनी है। तो थियरी के अंदर हम कुछ भी कट नहीं करेंगे। रेगुलरली हमारा जैसे चैप्टर फ्लो में जा रहा है आगे वैसे ही बढ़ते जाएंगे। व्हेन द इलिस्ट्रेशन और एग्जांपल की बात होगी तो जो कट एग्जांपल इलिस्ट्रेशन है उसको हम छोड़ देंगे। क्लियर हो रहा है ना आपको? तो थियरी में यह जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थियरी नहीं है, कट हो गई है, उसे थोड़ी कम वैल्यू देके पढ़ेंगे, थोड़े कम टाइम के अंदर पढ़ लेंगे। ओके, चलो, तो यहाँ पे ध्यान देना लीनियर मोमेंटम के ऊपर। तो लीनियर मोमेंटम डिराइव करने के लिए बहुत ही अच्छा इक्वेशन है, वी वाला है। v इज इक्वल टू m1v1, याद है ना आपको, प्लस m2v2 प्लस m3v3 अपन कैपिटल है। तो ये दिख रहा है आपको mv मोमेंटम, m को यहाँ पे ले लो। तो mv इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2 प्लस m3v3। तो mv इज इक्वल टू p इज इक्वल टू p1 प्लस P2 प्लस P3। तो इजी है, कुछ हार्ड नहीं है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ दिस सिस्टम इज इक्वल टू द इंडिविजुअल एडिशन ऑफ हर एक पार्टिकल के लीनियर मोमेंटम का इंडिविजुअल एडिशन करो तो टोटल लीनियर मोमेंटम मिल जाएगा। या फिर P इज इक्वल टू, सेकेंड डेफिनेशन, P इज इक्वल टू mv है, mv P इज इक्वल टू mv है। एंड हमें पता है m क्या है, मास ऑफ होल बॉडी। अभी मैंने बताया मास ऑफ होल बॉडी। बट कैपिटल V क्या है, cm की वेलोसिटी। देन यहां से भी हम कह सकते हैं कि टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू मास ऑफ होल बॉडी एंड द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ होल बॉडी एंड द वेलोसिटी ऑफ cm। द सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी एंड टोटल सिस्टम के मास को मल्टीप्लाई करोगे तो लीनियर मोमेंटम ऑफ होल सिस्टम मिल जाएगा। तो यहां से भी क्या पता चल रहा है कि मास को ही, सेंटर ऑफ मास की जैसी वेलोसिटी होती है ना, वैसे ही पूरी सिस्टम की वेलोसिटी होती है। यहां से ये भी क्लियर हो रहा है। ओके, तो ये याद रखना। नाउ इसके ऊपर से ना उन्होंने एक ये वाला इक्वेशन डिराइव करके रखा है, F एक्सटर्नल इज इक्वल टू dp/dt। अभी ये हमको पता ही है बट फिर भी उन्होंने करके रखा है तो हम एक बार देख लेते हैं। ओके, तो क्या करना है, सिर्फ यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करना है, सॉरी टाइम से डिफरेंशिएशन करना है। टाइम से डिफरेंशिएशन करोगे तो उससे फोर्स एक्सटर्नल कह सकते हो। हमने जो इक्वेशन डिराइव करा था फिर से वही मिलेगा।
सोचो, यहाँ पे देखो, इसे मैं फिर से यहाँ पे लिख रहा हूँ डिफरेंशिएशन के साथ। dp बाई dt इज इक्वल टू dp1 बाई dt प्लस dp2 बाई dt प्लस dp3 बाई dt। तो हमें पता है इसे कह सकते हैं हम f एक्सटर्नल, और हमें पता है कि मोमेंटम चेंज होगा उसमें भी एक्सटर्नल फोर्स होना चाहिए। इंटरनली इसके अंदर कुछ भी हो रहा है, ये एक अपनी जगह से दूसरी जगह पे नहीं जाएगा, तो उसकी मोमेंटम चेंज नहीं होगी। क्लियर हो रहा है? तो चेंज इन मोमेंटम पर टाइम इज गिवन बाय द एक्सटर्नल फोर्स। और ये क्या है, और ये क्या है आपको पता है ना, ये चीज क्या है, क्या ये है हमारी न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की इक्वेशन। चेंज इन मोमेंटम पर टाइम गिवन बाय द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड। क्लियर हो रहा है? तो ये सिर्फ ये यहाँ पे हमारी थ्योरम खत्म हो रही है, सब यहाँ पे दिया हुआ है, इसलिए मैंने फिर से बात कर ली। ये डेफिनेशन याद रखनी है, ये वाली इक्वेशन से लिनियर मोमेंटम, और यहाँ पे डेफिनेशन। तो हर बार कभी भी आपको कोई इंडिविजुअल टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन अराइज हो जाए, या फिर आपको एग्जाम में पूछे कि डिराइव द इक्वेशन फॉर द लिनियर मोमेंटम ऑफ दिस सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, तो क्या करना है, हमें लिखना है ये वाला इक्वेशन, या फिर ये वाला, या फिर सबसे पहला पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास x इज इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x अपन m। फिर क्या करना है, उसे एक बार टाइम से डिफरेंशिएशन करो, तो क्या मिलेगा, वेलोसिटी वाला इक्वेशन। फिर वेलोसिटी इनटू मास को लिनियर मोमेंटम। तो आपको खुद का दिमाग अप्लाई करके थ्योरम बनाना, ये नहीं है कि टीचर्स ने क्या करवाया। टीचर्स क्या करवाते, जो बेसिक है वो क्लियर करवाते, थियरी कैसे लिखनी है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं, बट हर एक स्टूडेंट की थियरी डिफरेंट डिफरेंट होती है। वो तो आपको पता है वो क्यों होती है, क्योंकि वो अपना खुद का दिमाग अप्लाई करता है। अगर सोचो उसने खुद का दिमाग नहीं अप्लाई किया और ऊपर वाले ने जो नोट्स भेजी उसे ही कॉपी करके भेज रहा है, देन क्या होगा, सेम टू सेम होगा। तो उससे क्या होगा, ऊपर वाले का फायदा होगा, उसका कुछ फायदा नहीं होने वाला है। क्लियर हो रहा है? ध्यान से सुनना, हर बार कैसे करना है वो मुझे नहीं बताना, क्या करना है वो मैं बता रहा हूँ, बट कैसे करना आप अपना दिमाग लगाओ। ओके, तो इसके ऊपर से अगर ये इक्वेशन डिराइव करना है तो यहाँ से भी कर सकते हो, फिर यहाँ से भी कर सकते हो। यहाँ पे टाइम से डिफरेंशिएशन कर लो, m कॉमन dv बाई dt, m कॉमन dv1 बाई dt, तो dv बाई dt इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन होता है तो मास इंटू एक्सेलरेशन एक्सटर्नल फोर्स, तो मास इंटू एक्सेलरेशन एक्सटर्नल फोर्स। क्लियर हो रहा है ना आपको? ओके, चलो, तो ये हो गई हमारी थियरी नंबर लीनियर मोमेंटम की। तो ये कोई हार्ड थियरी नहीं थी, यहाँ पे सिर्फ डेफिनेशन याद रखनी है। क्या डेफिनेशन थी, प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ होल सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास गिव्स द लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। क्लियर हो रहा है? ये डेफिनेशन लिख लेना, मैंने जो भी वर्ड से बोली। ओके, और फिर हमें क्या पता चल रहा है कि ये लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, पार्टिकल्स ऑफ द सिस्टम न्यूटन्स के सेकंड लॉ को भी फॉलो करता है। मीन्स व्हाट, कि यहाँ पे पार्टिकल्स की चेंज इन मोमेंटम अप्लाई होने वाले एक्सटर्नल फोर्स की वजह से, हर एक पार्टिकल का खुद के इंटरनल फोर्स की वजह से कुछ नहीं होता है। क्लियर हो रहा है? ये टॉपिक भी हमें रिमेम्बर करना है। चलो अब टाइम नहीं वेस्ट करते हुए हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा मेन टॉपिक, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ द सिस्टम। ओके, उससे पहले एक और चीज बतानी है मुझे। चलो, if dp by dt is equal to 0 means what, फोर्स अप्लाई 0 हो रहा है, फोर्स अप्लाई हो रहा है वो 0 हो गया। अगर फोर्स अप्लाई होने वाला 0 हो गया देन p is equal to constant। ये डिफरेंशिएशन की एक कंडीशन है। इफ डिफरेंशिएशन की वैल्यू 0 है तो याद रखो कि वो जो जिस भी कंपोनेंट का हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं वो कांस्टेंट होता है। जैसे कि सोचो 3 एक इंटीजर नंबर है, तो उसका टाइम के साथ डिफरेंशिएशन करो, आंसर आएगा 0, तो ये इंटीजर नंबर कांस्टेंट होता है। क्लियर हो रहा है? तो याद रखो, इफ द डिफरेंशिएशन ऑफ एनी वेरिएबल बिकम 0 देन वो वेरिएबल जो होता है वो टाइम की या फिर जिससे भी डिफरेंशिएशन कर रहे हो उस कंडीशन में वो कांस्टेंट होना चाहिए। तो यहां से क्या पता चल रहा है कि एक जैसे मोमेंटम से अगर कोई पार्टिकल ट्रैवल कर रहा है तो उसके ऊपर जितना मैं बाहर से फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ उतना ही रेजिस्टिव फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो इसी वजह से उसकी वेलोसिटी ना ही इंक्रीज हो रही है ना ही डिक्रीज हो रही है। तो उससे क्या पता चल रहा है कि उसके ऊपर अप्लाई होने वाला एक्सटर्नल फोर्स 0 है। अगर फोर्स एक्सटर्नल 0 है देन उसके अंदर मोमेंटम चेंज नहीं होगा, तो p कांस्टेंट होगा। ये सारी चीजें हमने जो आगे पढ़ी थी ना, फिर से यहाँ पे रिपीट कर रहे हैं। क्यों रिपीट कर रहे हैं? क्योंकि आपको पता चलना चाहिए कि एक इंडिविजुअल पार्टिकल से पढ़ो या फिर सिस्टम ऑफ पार्टिकल लो,
अप्लाई होने वाला लॉ कभी भी चेंज नहीं होगा, लॉ सेम टू सेम रहेगा। क्लियर हो रहा है? तो याद रखो, इफ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइंग ऑन द सिस्टम ऑफ पार्टिकल बिकम जीरो, देन मोमेंटम ऑफ द होल सिस्टम बिकम कांस्टेंट। क्लियर? चलो, तो नाउ अभी हम देखेंगे वेक्टर प्रोडक्ट को। इसे मैं फिर से इरेज कर रहा हूं और वेक्टर प्रोडक्ट वाली थियरी देखनी है, कहां गया वेक्टर प्रोडक्ट। चलो, मैं इसे इरेज करने वाला हूं। चलो, मैं यहाँ पे लिखता हूँ वेक्टर, टर्म में ई नहीं है, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ द सिस्टम। चलो, तो वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ द सिस्टम नहीं होता, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर। हमने आगे देखा था वेक्टर सॉरी स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर। हमें पता है अगर मेरे पास दो वेक्टर क्वांटिटी है और उसका मैं स्केलर प्रोडक्ट निकालूंगा तो मुझे फाइनल क्वांटिटी मिलेगी, वो कौन सी होगी? स्केलर क्वांटिटी होगी। जैसे कि वर्क डन स्केलर क्वांटिटी है और वो दो वेक्टर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट की स्केलर प्रोडक्ट है। तो यहां से क्या पता चल रहा है? इफ टू वेक्टर क्वांटिटीज हैज द स्केलर प्रोडक्ट, देन फाइनल जो भी हमारी क्वांटिटी मिलती है वो स्केलर प्रोडक्ट होती है। उसी तरीके अगर यहाँ पे वेक्टर प्रोडक्ट है तो इन दोनों के अंदर कोई भी मैं अगर दो क्वांटिटी लूंगा वेक्टर क्वांटिटी, उसका वेक्टर प्रोडक्ट करूंगा तो मुझे जो फाइनल आंसर मिलेगा वो भी वेक्टर होगा। क्लियर? पहले तो वेक्टर होगा तो क्या होना चाहिए? वेक्टर होगा तो मेरे पास दो चीजें होनी चाहिए। आपको जैसे पता स्केलर है तो उसके पास क्या होता है? सिर्फ एक मैग्नीट्यूड। बट अगर फाइनल क्वांटिटी जैसे सोचो, अगर C इज इक्वल टू A क्रॉस B है या फिर स्मॉल a क्रॉस B है, ध्यान से सोचो, अगर ये दो क्वांटिटी का मैं वेक्टर प्रोडक्ट, देखो वेक्टर प्रोडक्ट को क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। जिस तरीके से स्केलर प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं, क्यों? क्योंकि स्केलर प्रोडक्ट को कैसे डिफाइन करते हैं? डॉट से। उसी तरीके से वेक्टर प्रोडक्ट को क्रॉस से डिफाइन करते हैं, इस वजह से वेक्टर प्रोडक्ट को क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। देन इफ C, my vector C is equal to vector A क्रॉस वेक्टर B, देन ये जो C होगा उसके पास दो चीजें होगी। वन थिंग इज मैग्नीट्यूड एंड द सेकेंड थिंग इज डायरेक्शन। हमें दोनों चीजें चाहिए वेक्टर के अंदर। यहाँ पे सिर्फ क्या मिलेगा? मैग्नीट्यूड। M लिखा मीन्स मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है। क्लियर हो रहा है? तो यहां से याद रखो, अब से हमें उसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेक करनी पड़ेगी। और मैग्नीट्यूड का इक्वेशन है इसके अंदर से, अगर मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है उसकी इक्वेशन है। डायरेक्शन कैसे देखनी है उसकी भी कुछ ना कुछ थियरम है, कुछ ना कुछ प्रिंसिपल है। तो अब हम वो दो चीजें देखेंगे। हम डिफाइन करेंगे कि वेक्टर प्रोडक्ट के अंदर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन कैसे लाते, फिर उसकी हम थोड़ी एलिमेंट्री प्रोडक्ट देखेंगे, कम्युनिटी प्रॉपर्टी कैसी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कैसी है, वो सारी चीजें। क्लियर? फिर एक एग्जांपल देख लेंगे कि किसी भी दो क्वांटिटी का वेक्टर प्रोडक्ट करना है तो वो कैसे करना है। क्लियर? तो यहाँ पे इस तरीके से हमारा ये आज का लेक्चर खत्म होने वाला है। तो पहले देखेंगे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कैसे निकालें। तो इसे मैं इरेज करने वाला हूँ, इतना कुछ है नहीं इसके अंदर। ओके, चलो देखते जाओ एक एक करके, पहले उसे डिफाइन कर लेते हैं वेक्टर के अंदर क्या क्या होता है। वन थिंग, इफ C इज इक्वल टू वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B, देन मैग्नीट्यूड ऑफ C कैसे लिखते हैं? इस तरीके से, या फिर C लिखो। अगर मैंने इसके ऊपर कोई एरो नहीं दिखा है देन ये मैग्नीट्यूड होगा, या फिर एरो दिखाना है तो उसे मैग्नीट्यूड वाली ब्रैकेट के अंदर लिखो। देन इज इक्वल टू हो जाएगा AB साइन थीटा। ओके, एंड यहाँ पे आपकी बुक में, नई बुक में नहीं है, पुरानी वाली बुक में ये भी था। यहाँ पे लिखता हूँ साइड पे, फिर मैं बताऊंगा ये क्या था। AB साइन थीटा इंटू एन कैप C इज इक्वल टू, ये भी मैं दिखाऊंगा आपको कि इसके अंदर और पुरानी वाली बुक के अंदर क्या डिफरेंस था। चलो, C इज इक्वल टू AB साइन थीटा, फिर हम वो जनरलाइज वही इक्वेशन याद रखने वाले। पहले वो उसे भूल जाओ, यहाँ पे ध्यान दो। मैग्नीट्यूड कैसे निकालनी है?
ए बी साइन थीटा, उन दोनों के बीच का थीटा क्या है, थीटा एंगल बिटवीन ए एंड बी। जिस तरीके से इफ सी इज इक्वल टू ए डॉट बी है, देन ये हो जाएगा ए बी कॉस थीटा। हमने देखा था डॉट प्रोडक्ट के अंदर, स्केलर प्रोडक्ट के अंदर हमने क्या देखा था, ए और बी दोनों के बीच में से डॉट निकालोगे तो कॉस थीटा आता है। उसी तरीके से यहाँ से क्रॉस निकालोगे तो साइन थीटा आता है। क्लियर हो रहा है? नाउ डायरेक्शन की बात करें तो दी, लिखने वाला हूं, डिफाइन करने वाला, दी डायरेक्शन ऑफ सी इज perpendicular to the plane of A and B. Okay. The direction of C is perpendicular. नॉर्मल होता है इस तरीके से, अगर A और B मिला के, A एंड B मिलके अगर ये प्लेन हो रहा है, देन C की डायरेक्शन मेरी ये होगी, या तो अबोव या फिर डाउन, और कौन सी होगी वो भी हम देखेंगे, बट वो ऑलवेज परपेंडिकुलर ही होगी। क्लियर हो रहा है? तो C की डायरेक्शन होगी परपेंडिकुलर टू द प्लेन मेड बाय A एंड B। ओके, चलो अब डायरेक्शन देखनी है कि कौन सी होगी परपेंडिकुलर में भी। तो पहले स्क्रीनशॉट निकालो, स्क्रीनशॉट निकालो। ओके, हो गया स्क्रीनशॉट। तो अब ध्यान देना, देखो एक के बाद एक कौन सा पॉइंट देखना है वो लास्ट में से ही पता चल जाता है। अब हमें देखना है कि सी की डायरेक्शन परपेंडिकुलर तो है, बट बाहर जाएगी या अंदर आएगी, अब हो जाएगी या डाउन जाएगी, वो कैसे देखना है, वो सारी चीजें देखने वाले हैं। अब उसके लिए दो डिफरेंट प्रिंसिपल है, और मैं आपको कोई भी एक ही रिमेंबर करने के लिए बोलूंगा, बट आपकी बुक के अंदर दोनों दिए हो तो मैं दोनों एक्सप्लेन करूंगा। चलो इरेज करने वाला हूं इसे, जो हम इजी होगा ना उसी से डायरेक्शन रिमेंबर करेंगे। हमें कोई दिखाने की जरूरत नहीं है कि हमें हार्ड वन भी याद रहता है। दिमाग के पास ज्यादा एनर्जी मत यूज करवाओ इजी इजी चीज रिमेंबर करने के लिए। आपको अगर ज्यादा दिमाग लगाना है तो उसके लिए है हार्ड वन क्वेश्चन भी, उससे सॉल्व करो। चलो, इफ माई ए इज इन दिस डायरेक्शन एंड बी इज इन दिस डायरेक्शन, तो मैंने ये इजी कर दिया। हमारा प्लेन कौन सा होगा, यही वाला प्लेन। नाउ हमें देखना है कि हमें पता है परपेंडिकुलर मींस या तो बाहर की ओर जाएगी या फिर अंदर की ओर जाएगी, ये तो पता चल गया। ए और बी से या तो सी बाहर आपकी तरफ निकलेगा या फिर सी अंदर दीवार के ये बोर्ड के अंदर चला जाएगा। तो हमें करना क्या है, पहली मेथड है स्क्रू एंड सेकेंड मेथड वाज राइट हैंड। राइट हैंड थंब रूल, एंड ये वाला जो है वो इजी वन है, ये थोड़ा हार्ड वन है, बट देख लेते हैं एक बार स्क्रू से क्या करना है। तो स्क्रू को उसकी टिप को टच ना हो उस तरीके से, मीन्स व्हाट, स्क्रू का जो बॉटम होता है वो यहाँ पे टच हो उस तरीके से प्लेन में रखना है। हमें प्लेन के अंदर स्क्रू के बॉटम को टच करके रखना है, टिप बाहर की ओर होनी चाहिए, या तो इस तरफ जाएगी या फिर उस तरफ, वो बाद में, बट टिप टच नहीं करनी, इस तरीके से नहीं रखना, इस तरीके से रखना। चलो मैं कोई एक और स्क्रू लेता हूँ, थोड़ा नया चौक ले लेते हैं हम लोग, जिससे कि और भी अच्छे से आपको एक्सप्लेन हो, या फिर स्क्रू से भी अच्छा है पेन ले लेते हैं, पेन यूज करते हैं। पेन कहाँ गई यार, ये रही मेरे तो क्या ऐसे, जस्ट अ सेकेंड, पेन ले लेता हूँ। चलो ये हमारा स्क्रू है, दिख रही है, ये पॉइंट है वो टिप है और ये मेरा बॉटम है, तो मैंने इस तरीके से रख दिया। नाउ हमें करना है ए क्रॉस बी। देखो ध्यान से देखना, सी इज इक्वल टू था ए क्रॉस बी, सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी था, तो यहां से देखना ए क्रॉस बी करना है ना, इसीलिए हमें स्क्रू को किस डायरेक्शन में मूव करवाना होगा पता है, ए से लेके बी की ओर, ए से लेके बी की ओर मूव करवाना है। तो देखना, अगर मैं ए से लेके बी की ओर मूव करवाऊंगा तो स्क्रू इस तरीके से मूव करेगा, तो इस तरीके से मूव कर रहा है मीन्स व्हाट, मूव, अगर मैं इस तरीके से मूव करवा रहा हूँ इसका मीनिंग क्या हो गया, मैं इसे अंदर ले जा रहा हूँ या बाहर निकाल रहा हूँ। देखो ध्यान से देखो, अगर मैं इस तरीके से मूव करवा रहा हूँ तो ये पीछे आएगा, अगर मैं इस तरीके से मूव करवाऊंगा तो वो आपकी ओर जाएगा, अगर मैं इस तरीके से ओपन हो रहा है, ये क्लियर हो रहा है, तो ये पीछे आएगा। तो टिप जिस डायरेक्शन में मूव करेगी, ध्यान से देखना, स्क्रू को एक बॉटम को रखना है प्लेन के अंदर, फिर ए क्रॉस बी करना है तो ए से बी की ओर मूव करवाना है स्क्रू को, और टिप जिस डायरेक्शन में मूव करेगी वो होगी मेरी सी की डायरेक्शन। तो मैंने ए से बी की ओर रख के उसे ए से बी, ए से लेके बी की ओर,
ए से लेके बी की ओर मूव करवाया तो टिप मेरी पीछे जा रही है, तो मेरी सी की डायरेक्शन है वो अभी अंदर की ओर होगी। क्लियर हो रहा है? अब वही चीज हम राइट हैंड थंब से देखते हैं। तो राइट हैंड थंब से क्या करना है पता है? इस तरीके से पहले स्ट्रेच करके रखो थंब और फिंगर को, फिर फिंगर को पहले, हमने आगे भी देखा हुआ है, फिर से वही है, फिंगर को पहले एक ही डायरेक्शन में रख दो। फिंगर को पहले कहाँ रखना है? नहीं आपने नहीं देखा होगा ना, 12th में, मैंने 12th में बोला होगा, आगे भी देखा है। अब पहली बार देख रहे हो शायद राइट हैंड थंब, मुझे नहीं पता अभी, मैं आपको पहली बार पढ़ा रहा हूँ, मैं ऐसा सोच के आपको दिखाने वाला हूँ। एक ही डायरेक्शन में फिंगर को रखो। कहाँ पे रखना है? थंब को नहीं देखना हमें, थंब कहीं पे भी हो सकता है, हमें एक ही डायरेक्शन में फिंगर को रखना है। अब फिंगर को एक ही डायरेक्शन में मैं ऐसे भी रख सकता हूँ और ऐसे भी रख सकता हूँ, दोनों टाइम पे एक फिंगर जो है मेरी एक ही डायरेक्शन में। अगर मैं इस तरीके से रखूं तो मेरी फिंगर जो है वो कर्वली मूव करके बंद होनी चाहिए। अब अगर मैं एक ही डायरेक्शन में रख के बंद करूं तो मैं बी की ओर नहीं जाऊंगा। अगर मुझे बी की ओर जाना है तो मुझे फिंगर को इस तरीके से रखनी। अब देखो फिंगर मेरी इस डायरेक्शन में ए में, और कहां पे जाना है? बी की ओर। बंद करते हुए बी की ओर जाऊं तो ये जो स्ट्रेचिंग थंब है वो मेरी सी की डायरेक्शन है। देखो ध्यान से, ए की डायरेक्शन में मैंने फिंगर को रख दिया और बी की डायरेक्शन में मूव करूं तो मेरा जो स्ट्रेचिंग थंब है वो मेरी सी की डायरेक्शन है, वो भी अंदर जा रही है। बट ये इजी वन है, ये इजी वन है। स्क्रू में पहले प्लेन में रखो, फिर घुमाओ, फिर हमें ये भी होना, ये भी पता होना चाहिए कि एंटी क्लॉकवाइज या फिर क्लॉकवाइज घूमेगा। आपकी ओर से देखे तो, मेरी ओर से देखे तो एंटी क्लॉकवाइज है, तो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो स्ट्रिप वो जो है अंदर की ओर जाएगी, क्लॉकवाइज घूमेगा तो बाहर की ओर निकलेगी, वो हार्ड वन है। तो सिर्फ आपको यहाँ पे एक बार बता रहा हूँ, स्क्रू में क्या होता है, स्क्रू के बॉटम को रखना है प्लेन पे, फिर उसे जो ए क्रॉस बी करना है तो ए से बी मूव करवाओ, तो टिप जिस डायरेक्शन में आगे पीछे होगी, अगर आगे निकल रही है तो सी की ये डायरेक्शन, अगर पीछे जा रही है तो सी की बॉटम वाली डायरेक्शन। और मैं सोचू अगर मुझे बी क्रॉस ए करना होता तो, इफ आई हैव टू बी क्रॉस ए, तो बी से ए जाना है, बी से, चलो फिर से स्क्रू से देखते हैं, फिर से वही प्लेन, बी से ए जाना है, फिर भी प्लेन तो यही है। अब बी से ए की ओर मूव करवाना है, बी से लेके ए की ओर, तो मैं बंद कर रहा हूं, तो बंद कर रहा हूं तो आपकी ओर जाएगी। अगर मैं इसे बंद कर रहा हूं तो ये आपकी ओर बाहर निकलेगा। अगर मैं ओपन कर रहा होता तो पीछे आता, अभी बंद कर रहा हूं तो आपकी ओर जा रहा है। तो टिप मेरी कहां पे मूव करिए? फॉरवर्ड में। अगर टिप फॉरवर्ड में मूव करिए तो सी की डायरेक्शन अभी कौन सी है? बाहर की ओर। तो अभी मुझे आपको दिखाना है कि सी जो है वो बाहर की ओर है। अब कैसे करेंगे? राइट हैंड थंब से फिंगर को कहां पे रखनी है? बी पे पहले, क्योंकि बी क्रॉस है तो बी पे मेरी फिंगर रखनी है, और बंद करते हुए ए पर जाना चाहिए। अब इस तरीके से ऐसे तो बंद नहीं होगा, तो मैं बी को इस तरीके से मोड़ दूंगा। फिंगर मेरी फिर भी कहाँ पे? बी पे ही है। अब बी से ए की ओर जाऊंगा तो स्ट्रेचिंग थंब, बी से ए की ओर जाऊंगा तो स्ट्रेचिंग थंब, सी की डायरेक्शन, देखो सी की डायरेक्शन। और हर बार देखो जो मेरा प्लेन है उससे या तो बाहर की ओर या तो अंदर की ओर, तो सी की डायरेक्शन परपेंडिकुलर ही है, हर बार परपेंडिकुलर लॉ फॉलो हो रहा है। एंड हर बार अंदर जाएगी या बाहर, कैसे पता चल रहा है? या तो राइट हैंड थंब से या फिर स्क्रू से। राइट हैंड थंब जो है वो इजी वन है, और पूरे 12th तक, 12th या फिर लाइफ टाइम तक जब तक आप साइंस से कनेक्टेड हो, हर बार आपको राइट हैंड थंब ही यूज करना है। किसके लिए? क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए। देखो मेरा लैपटॉप बंद हो रहा है, मैं देख लेता हूँ इसे बंद करने से पहले कि कुछ छूट नहीं जा रहा है ना। देखो मुझे ये क्वेश्चन करवाना है, मैं लिख लेता हूँ, लैपटॉप बंद होने वाला है इसीलिए। हाँ मैं साइड पे लिखूंगा, आपको नहीं दिखेगा। ए इज इक्वल टू है 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 5 कैप। जस्ट अ सेकेंड, एंड b इज इक्वल टू है, जस्ट अ सेकेंड, 2i कैप प्लस j कैप माइनस 3k कैप। मुझे ये एक एग्जांपल है वो आपको सॉल्व करवाना है, वो हम देख लेते हैं। मैं इसे बंद करने वाला हूं, कहां से होगा बंद? चलो हो जाएगा बंद अपनी तरीके से, जाने दे, खुद ही बंद हो जाएगा, क्योंकि अभी बंद करने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। चलो हो जाएगा। अभी देखते हैं हम लोग। ये आपको पता चल गया ना, दो चीजें पता चली। फर्स्ट थिंग ए क्रॉस बी इज इक्वल टू व्हाट? ए बी साइन थीटा। एंड सेकेंड थिंग उसकी डायरेक्शन कौन सी होगी? परपेंडिकुलर। अब बात कर लेते हैं थोड़ी ये वाले इक्वेशन की, ये मैंने लिख के रखा था। तो ये इक्वेशन क्या था बता? सी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप। तो ये जो एन कैप है ना, एन कैप, उसे यूनिट वेक्टर कहते हैं।
यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर मीन्स व्हाट? जिसके पास सिर्फ डायरेक्शन हो यूनिट, या फिर उसकी मैग्नीट्यूड 1 हो। जिसकी मैग्नीट्यूड 1 है उसे यूनिट वेक्टर कहते हैं। तो इसकी मैग्नीट्यूड से देखोगे तो मैग्नीट्यूड 1 है, पर एन कैप क्या दिखा दिया? डायरेक्शन। एंड एन कैप जो है वो ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है किसी भी वेक्टर से। अगर मेरे पास सी है, अगर मेरे पास सी है और अगर मैं सी का यूनिट वेक्टर निकालूं, सी का यूनिट वेक्टर निकालूं, तो वो सी को परपेंडिकुलर ही मिलेगा। ऐसा कुछ होता है। तो याद रखो, एन कैप से हमें क्या पता चलता है कि वो जो डायरेक्शन है ना वो परपेंडिकुलर होती है। इसीलिए पुरानी वाली बुक में एन कैप लिख के रखते थे, उससे क्या पता चल जाता था कि डायरेक्शन परपेंडिकुलर है। बट नई बुक में नहीं है, ए बी साइन थीटा ही है। तो याद रखना है कि सी, उसका जो रिजल्टेंट आंसर है वो पहले तो वेक्टर प्रोडक्ट ही होगा, उसका आंसर भी वेक्टर क्वांटिटी होगी, उसकी वैल्यू देखनी है तो ए बी साइन थीटा, डायरेक्शन देखनी है तो परपेंडिकुलर। क्लियर? नाउ हम उसकी थोड़ी प्रॉपर्टीज देखते हैं, उसकी थोड़ी प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो यहां से ही पहली प्रॉपर्टी पता चल गई कि वो कम्युनिटी लॉ को फॉलो नहीं करता है। क्यों? क्योंकि बी क्रॉस ए किया तो बाहर की ओर डायरेक्शन मिली, ए क्रॉस बी करे तो अंदर की ओर डायरेक्शन मिल रही थी। पता चल गया ना, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को वो फॉलो नहीं कर रहा है। ओके, आपने स्क्रीनशॉट निकाला था। हमें कौन से रूल से याद रखना है? राइट हैंड थंब रूल से याद रखना है। चलो नाउ प्रॉपर्टीज में दो ही प्रॉपर्टी देखेंगे। चलो, ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। ए डॉट बी क्या होता है? ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए होता है। डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, क्रॉस प्रोडक्ट नहीं करता है। क्यों? डायरेक्शन चेंज हो जाती है और हमें तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों सेम मिलनी चाहिए, तभी कह सकते हैं कि उसका फाइनल जो आंसर है वो सेम टू सेम होता है। मैग्नीट्यूड दोनों की सेम मिलेगी, उन दोनों की मैग्नीट्यूड निकालो तो ए बी साइन थीटा लिख सकता हूँ, बी ए साइन थीटा लिखूं या ए बी साइन थीटा लिखूं, मैग्नीट्यूड तो सेम टू सेम है, डायरेक्शन चेंज होती है, इसीलिए वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। ओके, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की बात करें तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। देखो, अगर मेरे पास ए डॉट बी प्लस सी है, देन ये हो जाएगा ए डॉट बी प्लस बी ए डॉट सी। तो डॉट प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, उसी तरीके से क्रॉस प्रोडक्ट भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। याद रखना, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। ओके, तो दोनों ए डॉट बी एंड ए क्रॉस बी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करते, बट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को वेक्टर प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट है वो फॉलो नहीं करता है। ये एक चीज याद रख लेना, एक मार्क में कहीं पे भी निकल आएगा। ओके, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता। अगर नहीं भी रिमेंबर हो रहा है तो कोई नहीं, करके देख लो ना, कैलकुलेशन करके आंसर देख लो, माइनस मिलेगा एक का आंसर। इसका अगर पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है तो इसका आंसर माइनस नेगेटिव एक्स डायरेक्शन होगा। क्लियर है? चलो नाउ, अगर मेरे पास वेक्टर फॉर्म में पूरा आंसर चाहिए, आई कैप जे कैप के कैप यूनिट वेक्टर के रूप में, तो देखते जाना, मैं लिखने वाला हूं कुछ ना कुछ। इसे इरेज करो, इसे इरेज करो। तो चलो, वेक्टर फॉर्म में लाने से पहले आई डॉट आई, आई क्रॉस आई, वो सारी चीजें देख लेते हैं। इफ आई हैव टू डिराइव आई डॉट आई, चलो एक आई डॉट आई दिखाता हूं, इसीलिए पुरानी वाली चीजें भी रिमेंबर। देखो यहाँ पे फिर से आपका डॉट प्रोडक्ट रिकॉल हो रहा है। डॉट प्रोडक्ट, ये मैं रेशियो नहीं निकाल रहा हूँ, डिफरेंट डिफरेंट चीजें देखने वाले। ऊपर देखना आई क्रॉस आई, नीचे देखने वाले आई सॉरी, ऊपर आई डॉट आई, नीचे आई क्रॉस आई। इफ आई हैव आई कैप डॉट आई कैप, मुझे पता आंसर विल बी 1। व्हाई? बिकॉज मैग्नीट्यूड निकालो, इसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी? आई कॉस थीटा, हमें पता है ना, आई कॉस थीटा। एंड आई की वैल्यू 1 1 होती है, यूनिट वेक्टर है तो उसकी मैग्नीट्यूड कितनी होगी? 1 1, तो 1 क्रॉस 1 1। बट कॉस आई और आई एक्स डायरेक्शन और सेकेंड टाइम भी एक्स डायरेक्शन, दोनों के बीच में एंगल थीटा 0, एंड कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो माय आंसर विल बी 1, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा 1। आई की मैग्नीट्यूड 1, दूसरे वाले आई की मैग्नीट्यूड 1, और दोनों सेम डायरेक्शन में, एंगल 0 और कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, उस वजह से आई डॉट आई इज इक्वल टू 1 होता है। नाउ इसके अंदर आंसर 0 होगा। वाई? 1 1 साइन थीटा,
इसकी वैल्यू 1, इसकी भी वैल्यू 1, बट थीटा इज इक्वल टू दोनों सेम टू सेम है तो 0, एंड साइन 0 की वैल्यू हो जाती है 0, इसीलिए आई क्रॉस आई 1 हो जाता है। तो यहां से क्या पता चल गया, आई क्रॉस आई इज इक्वल टू 1। उसी तरीके से जे क्रॉस जे इज इक्वल टू 1 एंड के क्रॉस के इज इक्वल टू भी 0, ये तीनों 0 हो जाएंगे। क्लियर हो गया। वहां पे आई डॉट जे, जे डॉट के कुछ भी हो, अगर डिफरेंट डिफरेंट है तो 0, सेम टू सेम है तो 1 है। यहाँ पे सेम टू सेम है तो 0, तो डिफरेंट डिफरेंट हो तो क्या होगा, तो डिफरेंट डिफरेंट होगा तो थर्ड आंसर मिलेगा। जैसे सोचो, इफ आई हैड आई क्रॉस जे देन आई गेट के कैप। हाउ, सोचो, ये मेरी एक्स डायरेक्शन है, ये मेरी वाई डायरेक्शन है, एक्स और वाई। तो ये आई क्रॉस जे, मुझे आई से जे करना है, ये मेरी आई कैप और ये मेरी जे कैप, तो मुझे मिलेगा के कैप। राइट हैंड थंब, पहले आई क्रॉस जे करना है तो आई की दिशा में, आई की डायरेक्शन में मैं फिंगर को रखूंगा, फिर मुझे बंद करते हुए जे की ओर जाना है, तो थंब कहां पे दिखा रहा है, बाहर की ओर। तो अगर पॉजिटिव एक्स पॉजिटिव वाई तो ये पॉजिटिव जेड, इसीलिए मैंने के कैप लिखा। क्लियर। उसी तरीके से जे क्रॉस के पॉजिटिव आई कैप, देखो ये जे, के कहां है, के कहां पे, जेड डायरेक्शन बाहर की ओर, ये मेरा के कैप है। देखना, जे से के, जे ऊपर है, के आपकी ओर है, देखो यहां से देखना, जे ऊपर की ओर है और के कहां पे, बाहर की ओर। तो मुझे पहले जे क्रॉस के करना है, तो जे की डायरेक्शन में फिंगर को रखना। आप भी करो, आप भी करो, जे की डायरेक्शन में फिंगर को रखो, फिर बंद करते हुए बाहर की ओर के की डायरेक्शन में जाओ, तो स्ट्रेचिंग थंब विल बी इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, इसीलिए पॉजिटिव एक्स लिखा। क्लियर हो रहा है। आई क्रॉस जे के क्रॉस जे आई, देन क्या रहे, क्या गया, आई से जे के, पॉजिटिव जे रह गया ना, पॉजिटिव जे कब मिलेगा, चलो आई जे के, पॉजिटिव जे कब मिलेगा, के क्रॉस आई, वही तो। चलो के क्रॉस आई करते हो, के क्रॉस आई, हाँ के कहां पे, बाहर की ओर, आई कहां पे, लेफ्ट हैंड साइड। आपको भी करना है, फिंगर को रखनी है पहले के की डायरेक्शन में, देखो मैंने के की डायरेक्शन में रख दिया। अब जाना किस तरफ है, आई की डायरेक्शन। ऐसे करूंगा तो मैं तो बॉटम में जाऊंगा, अगर मुझे आई की डायरेक्शन में इस तरफ जाना है तो मैं ऐसे कर दूंगा। फिंगर अभी भी के की डायरेक्शन में ही, फिंगर अभी भी के की डायरेक्शन में बाहर की ओर ही है। अब अगर मैं इसे बंद करूंगा तो वो हो जाएगी आई की डायरेक्शन में, तो स्ट्रेचिंग थंब विल बी अपवर्ड, और अपवर्ड वाली डायरेक्शन कौन सी, जे के। तो मैं के क्रॉस आई करूंगा तो मुझे कैपिटल जे मिलेगा। उसी तरीके से अब रिवर्स भी देखें, माइनस वाला भी देखें, इफ आई डू जे क्रॉस आई, आई क्रॉस जे की जगह पे अगर मैं जे क्रॉस आई करूं तो मुझे आंसर क्या मिलना चाहिए, माइनस के। क्यों, क्योंकि अभी हमने देखा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है, वाई, अपोजिट अपोजिट डायरेक्शन थी, पता है ना, हमने देखा था सी एक बार अंदर एक बार बाहर। तो इफ आई डू जे क्रॉस आई तो के होना चाहिए या फिर माइनस के होना चाहिए, जे क्रॉस आई करो तो माइनस के होना चाहिए। आप भी मेरे साथ प्रैक्टिस करो, अकेले करोगे तो नहीं हो पाएगा। देखो जे कहां पे, अपवर्ड में, जे की डायरेक्शन में रख दिया। अब कौन सी डायरेक्शन में जाना है, मुझे आई की डायरेक्शन में। अगर मैं, ओह सॉरी, पावर लॉस, सॉरी सॉरी सॉरी, आज कौन सी डेट है, आज तो कोई वेडनेसडे भी नहीं है, फिर भी पावर चला गया। तो चलो सॉरी, बाय बाय यार, हम यहाँ से ही फॉलो लेक्चर स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर। बाय बाय। आपको मेरी साउंड तो सुनाई दे रही होगी, थोड़ा बहुत दिखाई भी दे रहा होगा, ओके। चलो नहीं दिखेगा ये, चलो मुझे देख लेने दो, दिखता है कि नहीं दिखता है, दिख रहा है, ओके ओके, दिख रहा है, दिखाई दे रहा है। चलो चलो, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा नीचे हो जाता हूँ, अभी थोड़ा बहुत है यहाँ पे, अटेंशन रखना। क्या करेंगे हम लोग, जे मेरा अपवर्ड में, मुझे जाना है आई की ओर, आई मेरे हॉरिजॉन्टल लेफ्ट में। तो देखो जे की डायरेक्शन में मैं पहले फिंगर को रखता हूँ, फिर मुझे अगर आई वाली लेफ्ट हैंड साइड पे जाना, इस तरीके से करूंगा तब तो मैं आपकी ओर जा रहा हूं। अगर मुझे ऐसे जाना है तो ऐसे ही फिंगर रखनी, अपवर्ड में जे है, अब एक्स डायरेक्शन में आई है, तो थंब विल बी इनसाइड, मेरा थंब जो है वो अंदर जा रहा है, तो अंदर कौन सी डायरेक्शन है, जेड की अपोजिट, माइनस के कैप वाली डायरेक्शन। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और यहाँ पे मैं ये खत्म कर रहा हूँ, माइनस के कैप। चलो बाद में देखेंगे कभी भी, अभी मैं खत्म कर रहा हूँ, बाय बाय, क्योंकि टाइम नहीं है, मुझे नहीं पता है कब आएगा पावर। तो बाय, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। और आप रिप्लाई भेजना, आपको यहाँ तक जो भी हो जाए वो खत्म करके भेजना, मुझे एग्जांपल करवाना था डॉट प्रोडक्ट का, पर यहाँ से कंटिन्यू करेंगे हम लोग, ये आई जे कैसे फिर से कंटिन्यू करेंगे। बाय। चलो।